जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दापी के क्लासेस में। जो लोग सिपाही भर्ती में जाना चाहते हैं, जो लोग पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। जेएसएससी के माध्यम से 4,919 पोस्ट सिपाही के पोस्ट निकाला गया है, जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24 के नाम से जाना जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से बहाली से संबंधित सारी बातों को मैं आज आसान भाषा में बतलाने वाला हूँ। जैसे कि उम्र सीमा क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए, शारीरिक माप क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आप रिटन टेस्ट में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इन सारी बातों को मैं आज बतलाने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से रिटन टेस्ट के बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाने वाला हूं। आपको किसी प्रकार के कोई पैसा नहीं देना है। आपको फॉर्म भरने से लेकर रिटन टेस्ट तक, मेरिट लिस्ट तक मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। इस बहाली से संबंधित जितने भी आपको प्रक्रिया होंगे, इस बहाली से संबंधित जितने भी अपडेट होंगे, वो मैं समय समय पर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो इसमें कुल पोस्ट की बात करें, कुल पोस्ट की बात करें यानी अब बहाली कितना पोस्ट के लिए निकाला गया है, तो आप जान जाइए कि 4,919 कुल 4,919 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है। और यह दो तरह की इसमें बहाली 4,919 में दो तरह के बहाली निकाला गया है। एक होगा नियमित है और दूसरा है बैकलॉग। तो ये नियमित और बैकलॉग बहाली क्या है मैं आपको बतलाता हूं। तो कुल इसमें नियमित के बहाली है 3,799। 3,799 आपको नियमित बहाली होंगे, यानी आप सीधे इस प्रक्रिया में इस बहाली से जुड़कर आप बहाल हो सकते हैं। लेकिन बैकलॉग जो बहाली होगा और डिपार्टमेंट के लोग इसमें सिर्फ जाएंगे। तो बैकलॉग बहाली 1120 है। बैकलॉग बहाली 1120 है। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 4,919 हो जाते हैं। तो नियमित क्या होते हैं, बैकलॉग क्या होते हैं, आपने समझा। एक और आपको इसमें ध्यान देना है कि जितने भी बहाली हैं, इस बहाली में आपको 50% होम गार्ड के लिए आरक्षित किया गया है। 50% इस बहाली में 50% होम गार्ड के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन होम गार्ड किनको ये छूट मिलेगा, जो होम गार्ड 3 साल तक ड्यूटी में है, यानी जिनका ज्वाइनिंग हुए 3 साल हो गया है, 3 साल ये ज्वाइनिंग कर लिए हैं, 3 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, 3 साल ये कंप्लीट कर लिए हैं और 6 महीना से एक्टिव हैं। 6 महीने से एक्टिव है कहने का मतलब हुआ कि लगातार 6 महीना से अभी वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, उनको ये 50% का आरक्षण मिलेगा। बाकी प्रक्रिया जितना भी प्रक्रिया होगा होम कार्ड का भी सेम होगा। और आप जनरल से जा रहे हैं, सामान्य रूप से जा रहे हैं, नियमित रूप से जा रहे हैं, वो भी आपका प्रक्रिया समान होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इस बहाली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना रखा गया है, तो आप समझ जाइए, आप ये जान जाइए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 10th पास रखा गया है। आप आपको कम से कम 10th पास होना अनिवार्य है। लेकिन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, उस तिथि तक आप 10th क्वालिफाइंग होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। इसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। परसेंटेज कितना भी हो, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन कुछ भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। शारीरिक माप तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग निर्धारण किया गया है, जिसको आप समझिए। देखिए, यूआर और ओबीसी के लिए, यूआर और ओबीसी के लिए यानी जनरल और ओबीसी के लिए आपका न्यूनतम ऊंचाई
न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए। यदि आप उससे अधिक हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका ऊंचाई जनरल और ओबीसी का न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। सीना की बात करते हैं। न्यूनतम सीना आपका कितना होना चाहिए? तो 81 सेंटीमीटर। ठीक है, 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए सीना, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी और एसटी के। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितना न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए? तो एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं महिला के बात करते हैं। महिला के ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो आपको सभी वर्ग के महिलाओं के लिए सभी के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए 148 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और महिलाओं की सीना की माप नहीं की जाती है, सिर्फ आपको ऊंचाई इतना न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूनतम उम्र सीमा के, कि कितना उम्र सीमा आपका न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना न्यूनतम होना चाहिए? तो आप जान जाइए कि न्यूनतम आपका उम्र सीमा 18 साल होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। कब तक कंप्लीट होना चाहिए ये 18 वर्ष? तो 1/8/2023 तक ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 18 साल तक आप एलिजिबल हैं। ये सभी के लिए होगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। लेकिन आयु की गणना कब से की जाएगी? तो 1/8/2023 से आयु की गणना की जाएगी, न्यूनतम। अब अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग निर्धारण किया गया है। जैसे कि हम लेते हैं यूआर कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के लेते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लेते हैं, तो इनका अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यूआर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन उम्र की गणना इसमें कब की जाएगी? अधिकतम उम्र की गणना तो 1/8/2019 के अनुसार अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, लेकिन आपको 4 साल ग्रेस दे दिया गया है। यह बहाली प्रक्रिया बहुत दिनों से नहीं हुई थी, इसलिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो आपका अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 तक 25 साल होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। इसी तरह से ओबीसी के लेते हैं, BC1 और BC2 दोनों को इंक्लूडिंग ओबीसी के लेते हैं। इसमें BC1 और BC2 दोनों शामिल होंगे। तो अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। ये भी गणना 1/8/2019 से ही किया जाएगा। SC ST की हम बात करें, SC ST की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए, 30 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। कब? 1/8/2019 के अकॉर्डिंग, 1/8/2019 के अनुसार। ये मेल के लिए हुआ, ये पुरुष के लिए हुआ। और महिला के लिए हम बात करते हैं। महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? तो जनरल और ओबीसी के लिए आपको अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 28 वर्ष होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? 1/8/2019 के अनुसार। ठीक है। और SC ST की मैं बात करूँ, SC और
एसटी की मैं बात करूं तो अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, 1/8/2019 के अकॉर्डिंग। इसमें यदि कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 साल 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दिया गया है। ये जो अधिकतम उम्र सीमा है, अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल के छूट दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, कि हम जब फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म हमको कितना भरना पड़ेगा, परीक्षा फॉर्म हमको कितना जमा करना होगा। तो परीक्षा शुल्क की मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए आपको 100 रुपया जमा करना है। जनरल और ओबीसी के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया जमा करना है। महिला पुरुष दोनों की स्थिति में, महिला और पुरुष दोनों की स्थिति में आपको 100 रुपये जमा करना है। और एससी और एसटी के लिए आपको जमा करना है 50 रुपये। लेकिन आप परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते हैं और फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने ये फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। अब हम बात करते हैं वेतनमान की। वेतनमान आपको कितना मिलेगा। सबसे जरूरी चीज है जानना कि हम यदि इस बहाली में जा रहे हैं, इस नौकरी में जा रहे हैं, तो हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना वेतनमान मिलेगा। तो आपको न्यूनतम जो है 21,700 से स्टार्टिंग है, 21,700 से स्टार्टिंग है और 79,100 रुपया तक। आपको 21,700 से 79,100 रुपया तक ये आपको वेतनमान मिलेंगे। वेतनमान मिलेंगे आपको, यानी आपको झारखंड पुलिस में, झारखंड सिपाही में आपको परमानेंट जॉब मिलने वाले हैं। और परमानेंट जॉब वाले को ही वेतनमान दिया जाता है। और ये पे मैट्रिक्स 3 लागू होगा आपके ऊपर। पे बैंड 3 लागू होंगे। पे मैट्रिक्स आपको 3 के अनुसार आपको इतना मिलेंगे। यानी आप जब ज्वाइन कीजिएगा, अभी आप सपोज आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपको 30,000 के लगभग में, 30,000 से 32,000 के लगभग में आपको वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग में। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम मिटाते हैं और आगे बताते हैं। स्थानीय प्रमाण पत्र की मैं बात करूं, देखिएगा स्थानीय प्रमाण पत्र जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो विज्ञप्ति निकाला गया है, उसमें स्थानीय प्रमाण पत्र के स्थान पर 2 डेट दिए गए हैं, जो आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको नहीं समझिएगा, पुराना स्थानीय प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बताते देखिए, एक डेट दिया गया है 2/6/2016। पहला जो डेट है 2/6/2016, ये जो डेट दिया गया है, यानी 2/6/2016 के जो बाद बने हुए हैं स्थानीय प्रमाण पत्र बने हुए हैं, वो अनुमंडल स्तर के मान होंगे। 2/6/2016 के बाद यदि आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, अब ध्यान से इस बात को समझिए कि 2/6/2016 के बाद जो प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है, स्थानीय प्रमाण पत्र जो बना हुआ है, वो अनुमंडल लेवल के होना चाहिए, अनुमंडल स्तर पर होना चाहिए। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि 2/6/2016 के पहले जो भी प्रमाण पत्र बने हुए हैं वो वैध नहीं है, आपको वो वैलिड नहीं है, आपको नया बनवाना होगा। 2016 के 2/6/2016 के बाद बनवाए हैं तो ठीक है, लेकिन आपका ये अनुमंडल स्तर के होना चाहिए। एक डेट, दूसरा डेट आप देख रहे होंगे, इसमें दिया गया 19/7/2019। 19/7/2019 19/7/2019 के जो बाद प्रमाण पत्र बने हुए हैं वो आपका अंचल स्तर का होना चाहिए। अंचल स्तर यानी आपका ब्लॉक लेवल के ये होना चाहिए। 19/7/2019
19 के बाद यदि आपका प्रमाण पत्र बने हुए हैं, स्थानीय प्रमाण पत्र बने हुए हैं, तो आपको अंचल स्तर के होना चाहिए, और 2/6/2016 के बाद बने हुए हैं तो अनुमंडल स्तर का होना चाहिए। लेकिन आप एक ध्यान रखिए कि 2/6/2016 के बाद किसी भी स्तर के बने हुए हों, या अंचल स्तर के बने हुए हों, या अनुमंडल स्तर के बने हुए हो, आपका स्थानीय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के। देखिए जाति प्रमाण पत्र के तो ओबीसी, एससी और एसटी, आपको ये तीनों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यदि आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लेना है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, तभी आपको ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मिल पाएगा। ये भी सेम डेट है, ये आप समझ लीजिए। इसको यदि आप समझ लिए होंगे तो इसी डेट के अनुसार ये भी बना होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा। इसमें और एक मैं बात जोड़ना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि आपका नाम या स्थानीय प्रमाण पत्र में हो या जाति प्रमाण पत्र में हो, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम के स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही लिखा होना चाहिए जो आपका 10 के मार्कशीट में है, मैट्रिक के आपको प्रमाण पत्र में जो नाम लिखे हुए हैं उसी के अनुरूप नाम लिखे हुए होना चाहिए। यदि नाम के स्पेलिंग में अंतर है तो अभी आपके पास समय है, उसको सुधरवा लीजिएगा। यदि आप स्पेलिंग में गलत रहेगा, नाम कुछ मैट्रिक में कुछ और रहेगा, आप स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में कुछ और लिख दीजिएगा, तो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तिथि को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, किस तिथि को रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा, किस तिथि को फी जमा होंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट की मैं बात करूंगा कि कौन कौन से डेट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है जाते हैं 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 15/1/2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जेएसएससी के वेबसाइट पर जाएंगे, www.jssc.in पर जाएंगे, तो आपको 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कितना तारीख तक रहेगा, तो ये रहेगा 14/2/2024 तक ये रहेंगे के मध्य रात्रि तक। रजिस्ट्रेशन 15/1/2024 से स्टार्ट होगा और 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा और लास्ट में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म का मैं देखा हूँ, बहुत सारे फॉर्म भरा जाता है, तो स्टार्टिंग में कुछ भरा जाता है तो उसमें कुछ कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ कुछ सुधार कर दिया जाता है, तो फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ जाता है, वो दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिएगा। जैसे कि 15 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 के आप ना भर के आप 20 तारीख को भरिए, 21 तारीख को भरिए, और लास्ट में भी आप नहीं भरिएगा। 14 तारीख को लास्ट है, 14 फरवरी को, अब 14 फरवरी के लास्ट में नहीं भरिएगा, क्योंकि उसमें सर्वर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10 के पहले हम कंप्लीट कर लें, सारे प्रक्रिया को हम 10 के पहले कंप्लीट कर लें। चलिए, इसका फी स्टार्ट कब होगा, इसमें टेक्निकल यह है कि यदि आप 15 को फॉर्म भर देते हैं तो 15 को फॉर्म भरिएगा तो सेम डेट में आपका फी नहीं लेगा, आपको एक दिन इंतजार करना होगा। तो फॉर्म भरने के एक दिन के बाद आपका फी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन अंतिम इसका तिथि क्या होगा, अंतिम इसका डेट क्या होगा एग्जाम फी का, तो 16 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक एग्जाम फी एक्सेप्टेड किए जाएंगे, एग्जाम फी भरा जाएगा। ठीक है, फोटो सिग्नेचर और फॉर्म का प्रिंट आउट कब आप ले सकते हैं, फोटो सिग्नेचर का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 18/2/2024 तक समय दिया जाता है। ये अंतिम डेट दिया जाता है, इसके पहले आप एक सारी प्रक्रिया आप कंप्लीट कर लेते हैं तो और बेहतरीन होगा।
एक आता है करेक्शन विंडो। यदि आपको एग्जाम भरते समय, फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाता है तो आपको बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि फॉर्म एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि आप एक गलती हो जाएगा तो बहुत सारा परेशानी हो सकता है आपको। फिर भी आपको आयोग समय देता है उसको सुधारने के लिए। करेक्शन विंडो खुलेंगे तो आयोग की तरफ से करेक्शन विंडो खोला जाएगा 20 से 22 तारीख का। बीस फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक करेक्शन विंडो खुलेंगे। यदि आपको एग्जाम में कोई त्रुटि हो गया है, गलती हो गया है, तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है, करेक्शन आपको नाम में नहीं किया जाएगा। यदि आपका नाम गड़बड़ हो गया है तो नाम नहीं सुधरेगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसलिए नाम जब भी आप फॉर्म भरिए तो नाम के स्पेलिंग को एकदम ध्यानपूर्वक देखकर भरिएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधरेगा। अब सोचिएगा कि हम डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए हैं, उसको सुधार ले, तो ये भी आपका सुधरने वाला नहीं है। आपका ईमेल आईडी नहीं सुधारा जाएगा, ईमेल आईडी नहीं सुधारा जाएगा, और मोबाइल नंबर पे भी सुधार नहीं किया जाता है। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा, इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। बाकी आप किसी भी चीज में सुधार कर सकते हैं। अब हम मेन बात पर आते हैं, जो चीज आपको नौकरी दिलाएगा। मैं अब मेन मुद्दा पर आता हूं, जिससे आपको नौकरी मिलने वाला है। तो एग्जाम के पैटर्न को हम देखते हैं, एकदम बारीकी से आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मैं अलग से आपको एग्जाम के सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में आपको एडवाइस कर दूंगा। ऐसे मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम परीक्षा के स्वरूप को बात करते हैं, एग्जाम के पैटर्न का होंगे। मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, चरणों से आपको 3 टेस्ट से गुजरना होगा, 3 चरण से आपको गुजरना होगा। पहला जो आपका चरण होगा वो फिजिकल होगा। फिजिकल होगा यानी शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी। पहला होगी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा। दूसरा आपको मेडिकल टेस्ट होगा, जिसको हम चिकित्सीय जांच कहते हैं। तीसरा आपको होगा रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किए जाएंगे। 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। 3 चरण में सबसे इंपॉर्टेंट जो चरण होता है आपका लिखित, इसको मैं तीनों को विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। देखिए, आपका शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होंगे, आपको दौड़ लिया जाएगा। आपको फिजिकल में आपको दौड़ लिया जाएगा। दौड़ में करना क्या होगा आपको? दौड़ में आपको 10 किलोमीटर, यदि आप पुरुष हैं, यदि आप मेल हैं तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। 10 किलोमीटर दौड़ना है। कितने समय में? तो 60 मिनट में, 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर कंप्लीट कर देना है। ये सभी कैटेगरी के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए होगा कि आपको 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है, 60 मिनट में कंप्लीट करना है। फीमेल की बात करें, तो फीमेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है, जिसमें समय देना होगा 30 मिनट का। 30 मिनट का। इसमें भी सभी कैटेगरी के होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी के लिए एक ही होगा। और ये आप जानिए कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग होगा। आपका जो दौड़ होगा, आपका जो फिजिकल होगा, एक क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको कोई ग्रेड नहीं दिया जाएगा, कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं चिकित्सीय जांच के। मेडिकल टेस्ट के। तो मेडिकल टेस्ट जो लोग फिजिकल में पास करेंगे, जो लोग शारीरिक दक्षता में पास करेंगे, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखिए कि रिक्ति के 3 गुना बुलाया जाएगा। प्रत्येक कैटेगरी में जितना रिक्ति होगा उसके 3 गुने को मेडिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा।
वो क्या कैटेगरी होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो आयोग डिसाइड करेंगे, लेकिन लगभग में 3 गुना आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट में। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में क्या किए जाते हैं आप समझ लीजिए। मेडिकल टेस्ट में आपको कलर विजन देखा जाता है, रतौंधी देखा जाता है, ये हाथ आपका देखा जाता है कि हाथ किस प्रकार का है, उंगलियों का बनावट देखा जाता है, घुटना देखा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोसिल चेक किए जाते हैं, बवासीर चेक किए जाते हैं, बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो मेडिकल में आपको पास करना होता है, सभी के लिए पास करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम मेन आते हैं लिखित परीक्षा पर, आपको रिटन टेस्ट के ऊपर आते हैं। ये रिटन टेस्ट ही है जो आपको मेरिट में आगे ला सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है। बाकी ये सभी जितने क्राइटेरिया है ये मिनिमम है, यदि आप इसमें क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको रिटन टेस्ट में जितना बेहतर कीजिएगा, जितना अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा, आपको मेरिट बनने में उतना काम करेगा। तो आपको रिटन टेस्ट के भी तैयारी करना है, फिजिकल टेस्ट के साथ साथ रिटन टेस्ट के तैयारी करना है। चलिए हम आपको बताते हैं रिटन टेस्ट के। तो ये जान लीजिए कि परीक्षा OMR पर लिए जाएंगे, आपको लिखित परीक्षा OMR शीट पर लिए जाएंगे, OMR शीट पर लिखित परीक्षा लिए जाएंगे। और एक परीक्षा जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, चाहे उत्तर पे डार्क करना है। ये कितना प्रश्न रहेगा, ये 100 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक। इसमें 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेंगे, पेपर 2 दोनों में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसका पूर्णांक जो होगा वो 300 होगा, यानी एक प्रश्न का एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहेगा। टोटल पूर्णांक 300, प्रश्न 100 रहेंगे और पूर्णांक 300 रहेंगे। फर्स्ट पेपर में भी इसी तरह से रहेंगे और सेकंड पेपर में भी इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्या आपको ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। इसको आपको ध्यान से क्वेश्चन बनाते समय जो भी प्रश्न आपका आएगा उसको ध्यान पूर्वक हल करना है, ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्क में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। 1/3 आपका, इसलिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है। अब पेपर 1 में क्या पूछे जाएंगे, पेपर 2 में क्या पूछे जाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो टाइम रहेगा, ये दोनों का, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे। पेपर 1 और पेपर 2 का टाइमिंग अलग अलग रहेगा, एक ही में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे और 2-2 घंटे के आपको रहेंगे। एग्जाम्स हो सकता है कि एक ही दिन ले ले, लेकिन अलग अलग सीटिंग में लिए जाएंगे, आपको बीच में ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पेपर 1 में क्या रहेंगे और पेपर 2 में क्या रहेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। पेपर 1 के मैं बात करूं, पेपर 1, तो पेपर 1 में आपका क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा होगा। क्षेत्रीय भाषा पेपर 1 में, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा रहेंगे। तो कौन कौन क्षेत्रीय भाषा है, कौन कौन जनजातीय भाषा है, आपको ये सभी नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपको हिंदी रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, उर्दू रहेंगे, बंगला रहेंगे, हो रहेंगे, कुड़ुक रहेंगे, खोरठा रहेंगे, बहुत सारे लैंग्वेज दिया गया है। उसके आपको अपने मनपसंद के अनुसार होगा। इसमें अलग अलग विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग जनजातीय भाषा को चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जिस लैंग्वेज में आप अच्छा से जानकारी है, जिस लैंग्वेज में आप ऐसा आपको लगता है कि मैं इस लैंग्वेज में अच्छा कर सकता हूँ, उसी लैंग्वेज का आपको लेना है। किसी के कहने के ऊपर आपको नहीं लेना है कि ये लैंग्वेज ले लेते हैं। आप जिस लैंग्वेज में बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं, उसी लैंग्वेज को आपको लेना है, उसी लैंग्वेज को आपको चूज करना है। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा रहेंगे। क्षेत्रीय भाषा में इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा में 30% आपको लाना अनिवार्य है, या 30% से कम लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर का जांच ही नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको मिनिमम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। 30% से ज्यादा लाइएगा तो आपको मेरिट अंक में जुटेंगे। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं।
पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपको फर्स्ट में हिंदी आएंगे। पिछले कांस्टेबल भर्ती की अपेक्षा इस बार सिलेबस को बहुत आसान किया गया है, सिलेबस को बहुत इजी किया गया है, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में हिंदी भाषा रहेंगे, हिंदी रहेगा जो 50 अंक के रहेंगे, 50 प्रश्न, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और ए ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ए मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहेंगे। तो हिंदी में किस तरह के प्रश्न आएंगे? अनुच्छेद से प्रश्न आएंगे, अनुच्छेद से रहेंगे, व्याकरण से आपको प्रश्न आएंगे, आपको मुहावरे से आएंगे, लोकोक्तियां से आएंगे और शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से आपको आएंगे, स्पेलिंग से आएंगे। तो आपको हिंदी में अनुच्छेद, मुहावरा, लोकोक्ति, वर्तनी ये सबको प्रैक्टिस करना है। हिंदी में आपको ये सभी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 का ही दूसरा भाग रहेगा जिसमें आपको सामान्य ज्ञान होंगे, सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या आपका 25 रहेगा। और सामान्य ज्ञान किस स्तर के होंगे? तो सामान्य ज्ञान आपका मैट्रिक स्तर के होंगे, 10th लेवल के होंगे। सामान्य ज्ञान के कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है। जब मैं सिलेबस बनाऊंगा तो आपको इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, ठीक है। और इसी का आपको आता है तीसरा, पेपर 2 का ही आपको तीसरा पार्ट आएगा जिसमें मैथ से प्रश्न आएंगे, मैथ से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगे, यानी आपको क्वेश्चन होंगे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पूर्णांक कितने होंगे? आपको 300 होगा, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनेगा? अब मेरिट लिस्ट के ऊपर आते हैं। तो मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा ये भी जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो मेरिट लिस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के अंक जितना आपका अधिक आएगा उसके अनुसार मेरिट बनेंगे। यही आपको निर्धारित करता है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो संपूर्ण चीजों को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यदि और इससे संबंधित कोई आपको कोई डाउट है, कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।